नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आप इस राजस्थान के भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। आप अपने साथियों को भी अपने साथ इस यात्रा में शामिल करने के लिए उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ इस राजस्थान की भौगोलिक यात्रा में शामिल हो जाए। हम देख रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। हम राजस्थान के भूगोल को अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, नए सिरे से नए जिलों के साथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा राजस्थान के जो नए जिले बने हैं, कौन कौन से नए जिले बने हैं। हमने देखा राजस्थान का स्थलीय और विस्तार हमने देखा। हमने उसके बाद देखा ये राजस्थान है जो इसका जो नामकरण है, जो राजस्थान पड़ा, ये कब पड़ा, किस प्रकार से पड़ा, किन किन लोगों ने इसके लिए कौन कौन से नाम दिए, वो हमने देखा। हमने देखा राजस्थान की बिखरी हुई रियासतें, जिनको एक करके एक नया राजस्थान बनाया गया। तो राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार के से हुआ, हमने वो भी देखा। यदि आपने वो नहीं देखा है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो हमारे द्रोण पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वो राजस्थान के एकीकरण की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में हमने प्रारंभ किया था राजस्थान के भूगोल को अच्छी तरह से, और राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम देख रहे थे, किस प्रकार राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण हम ठीक कर सकते हैं। तो वो हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि हम इस राजस्थान को, जिस राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने उस राजस्थान को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा। किस प्रकार से बांटा, तो हम इस मैप में देख लेते हैं। आप साथ साथ मैप ड्रॉ करते जाइए, क्योंकि भूगोल का दूसरा नाम ही मैप है। भूगोल का दूसरा नाम ही क्या है? मैप है। मैप इक्वल टू जियोग्राफी, जियोग्राफी इक्वल टू मैप। ये दोनों पैरेलल चलेंगे। जब आप मैप याद होगा तो भूगोल याद हो जाएगा, भूगोल याद, मैप याद नहीं तो भूगोल भी याद नहीं। तो हमने देखा ये जो राजस्थान है, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। किस प्रकार से बांटते हैं? तो राजस्थान का वर्गीकरण करने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में देखना होगा कि वर्गीकरण किया किस आधार पर है। तो देखो, वन इसका जो वर्गीकरण है वो किया है, एक तो वर्षा की मात्रा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर। दूसरा, यहाँ के उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। तीसरा किया है भौगोलिक संरचना के आधार पर, भौगोलिक स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। फिर किया है वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। तो ये कुछ आधार है जिनको बेस बना करके राजस्थान के इस भौगोलिक स्वरूप का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। अरे वर्गीकरण किया है, उनको बांटा है, तो कुछ विशेषताएं तो होगी ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि वर्षा की मात्रा के आधार पर हमने एक वर्षा रेखा के बारे में पढ़ा, जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। वर्षा रेखा है, कौन सी है? 50 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इस 50 सेमी समवर्षा से रेखा से पश्चिम की तरफ तो सारा सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। और इसके पूर्व में जो है वो पठारी मैदान, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, और आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। 50 सेमी समवर्षा रेखा से पूर्व में आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, और पश्चिमी कैसा है? तो उष्ण जलवायु वाला या शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इस 50 सेमी समवर्षा रेखा से जो पश्चिम का क्षेत्र है, उसका नाम दिया गया पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद इस 50 सेमी से लेकर के जो 60 सेमी वाला जो क्षेत्र है, 60 सेमी, यहाँ पे एक समवर्षा रेखा और आती है, जिसको हम कह सकते हैं 60 सेमी समवर्षा रेखा, 60 सेमी समवर्षा रेखा। तो इस 60 सेमी समवर्षा रेखा तक का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसको नाम दिया गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो हमने इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखा। उसके बाद 60 से 80 सेमी तक का जो क्षेत्र है, 60 से 80 सेमी वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है, उसको क्या नाम दिया गया? तो पूर्वी मैदानी भाग। ये जो क्षेत्र है ये 80 सेमी रेखा वाला है, 80 सेमी समवर्षा रेखा वाला क्षेत्र, समवर्षा रेखा।
तो इसको दिया पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर जो ये 80 सेमी से जो आगे का ज्यादा वाला क्षेत्र है, 80 सेमी से ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा भौगोलिक स्वरूप कैसा है? पठारी भूभाग पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तो कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो जलवायु है वो है उप आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु? उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु है। उसके बाद हमने देखा ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पे आर्द्र जलवायु पड़ेगी, आर्द्र जलवायु। यहाँ की जो वायुमंडल है, वातावरण में है, उसमें नमी ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा? तो शुष्क जलवायु की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा होगी। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपेक्षा अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो नमी की मात्रा है, वायुमंडल में, वातावरण में जो नमी की मात्रा है, आर्द्रता है, वो ज्यादा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश से इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो आर्द्रता है वो ज्यादा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कहते हैं अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ कैसी जलवायु होगी? अति आर्द्र। क्यों? क्योंकि यहाँ की वातावरण के अंदर जो नमी है, आर्द्रता है, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में, यदि पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहाँ पे है, तो यही एक जिला आता है जिसका नाम क्या है? झालावाड़। झालावाड़ जिला है जहाँ 100 सेमी से अधिक बारिश होती है, 100 सेमी से अधिक बारिश होती है वार्षिक औसत वर्षा, औसत वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा 100 सेमी से कितनी है? अधिक है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान को बांटा। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। किस आधार पर बांटा था? तो वही आधार हमारा कौन? वर्षा की मात्रा। हमने यहाँ पे एक वर्षा रेखा देखी, 25 सेमी समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा हमने देखी। तो इस 25 सेमी समवर्षा रेखा के जो पश्चिम में जो क्षेत्र है उसको तो नाम दिया शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। उसके बाद जो 25 सेमी से 50 सेमी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हमने नाम क्या दिया था? तो अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। ये हमने इस प्रदेश को नाम दिया। इस प्रकार से हमने इस राजस्थान का विभाजन किया। इन विभाजनों का भी क्या किया? आगे इन भागों का भी क्या किया? उप विभाजन कर दिया, उपभाग देख दिए। हमने देखा ये जो शुष्क प्रदेश है इसको भी हमने कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में बांटा था। पहला कौन सा था? तो पहला था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त। दूसरा बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने इस शुष्क प्रदेश का वर्गीकरण किया। फिर हमने देखा जो ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है इसको हमने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से 4 भाग थे? तो ये तो था घग्गर प्रदेश, घग्गर बेसिन। फिर हमने ये जो क्षेत्र देखा था ये कौन सा था? तो ये था शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। फिर हमने देखा नागौर वाला क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि नाम दिया हमने, नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद हमने ये लूणी नदी वाला जो प्रवाह क्षेत्र था, पाली जालोर का ये जो क्षेत्र है इसको हमने क्या नाम दिया? तो लूणी बेसिन, लूणी बेसिन नाम दिया। इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश को, जिसको 3 भागों में बांटा। यहाँ से डोसी की पहाड़ियां, खेतड़ी, झुंझुनू से लेकर के यहाँ सांबर झील तक का जो क्षेत्र है इसको हमने नाम दिया उत्तरी अरावली। सांबर झील से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक का जो क्षेत्र है इसको हमने नाम दिया मध्य अरावली, मध्य अरावली। देवगढ़ राजसमंद से लेकर के आबू रोड सिरोही तक के क्षेत्र को हमने नाम दिया दक्षिणी अरावली। तो इस प्रकार हम इनको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उत्तरी अरावली को पढ़ लिया, मध्य अरावली को पढ़ लिया, दक्षिणी अरावली को भी लगभग पढ़ लिया था। कुछ इसकी पहाड़ियां, कुछ शिखर बच गए, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे आज पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज शुरू करते हैं हम दक्षिणी अरावली से। हमारा सेशन आज का यहाँ से शुरू होता है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पे वो सारा हम आज देखने वाले हैं।
तो शुरू हो जाओ आज के साथ। आप अपनी कमर की पेटी बांध लो, अपनी नोटबुक को अपने पास रखो, पेन अपने हाथ में रखो और साथ साथ लिखते जाना। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो या इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को दक्षिणी अरावली के साथ। आज यहाँ की कुछ प्रमुख शिखर देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख शिखर है जो दक्षिणी अरावली में स्थित है, उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम पढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ेंगे आगे, जिसमें हम देखेंगे दक्षिणी अरावली के प्रमुख शिखर, क्योंकि बाकी पहाड़ियां हमने देख ली थी, आज कुछ शिखर देखने वाले हैं। हम शुरू करते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख शिखरों के बारे में। तो दक्षिणी अरावली इसके कुछ शिखर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं दक्षिणी अरावली के जो प्रमुख शिखर है उनके बारे में, कौन कौन से शिखर है। तो हम देखेंगे प्रमुख शिखर, आबू खंड के प्रमुख शिखर, आबू खंड के प्रमुख शिखर। हमने आबू खंड को प्रारंभ किया था हमारी पिछली क्लास में। हम आबू खंड के कुछ प्रमुख शिखरों के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ की पहाड़ियों को हमने देख लिया था, अब देखेंगे यहाँ के प्रमुख शिखर। एक शिखर आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर हमने देखा था कि ये जो गुरु शिखर है राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का ही क्यों कहें, मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। कहाँ पे है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, या 1727 मीटर। जब गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर जोड़ दिया जाता है तो 1727 मीटर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे शेर, एक चोटी है जिसका नाम क्या है? शेर शिखर है। ये शेर शिखर, ये भी कहाँ है? सिरोही में। शेर शिखर कहाँ है? सिरोही में है। 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1597 मीटर ऊंचा एक शिखर जिसका नाम शेर है। शेर एक गांव है। क्या है? गांव का नाम है शेर। देखो गुरु शिखर पे तो कोई गांव नहीं बसा हुआ, और राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन? शेर शिखर है, जो सिरोही में है, और शेर गांव भी है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव, राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव कौन है? तो शेर गांव है, जो सिरोही में स्थित है। उसके बाद हम पहाड़ियां देखने वाले हैं देलवाड़ा की, देलवाड़ा चोटी, देलवाड़ा शिखर। ये भी कहां? सिरोही में है। हम सिरोही की जो पहाड़ियां देख रहे हैं ना, जो देलवाड़ा शिखर भी कहां? सिरोही में है। 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हमने एक नाम देखेंगे अच्चलगढ़। ये अच्चलगढ़ शिखर भी कहां? तो सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में है। 1380 मीटर ऊंचा है ये। 1380 मीटर ऊंचा शिखर सिरोही में स्थित है। क्या नाम से है? अचलगढ़ के नाम से है। सिरोही में भी एक शिखर और है, ऋषिकेश। अरे ऋषिकेश उत्तराखंड वाला नहीं है, सिरोही वाला है। कौन सा है? सिरोही में भी है। कितनी ऊंचाई है? तो 1117 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1117 मीटर ऊंचा शिखर जो सिरोही में स्थित है, नाम है उसका ऋषिकेश। तो इस प्रकार से हमने आबू खंड की पहाड़ियां देखी, जो कहां पे स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है। हमने सिरोही की पहाड़ियां, सिरोही के शिखर देखे हैं। तो कौन कौन से हैं? गुरु शिखर सिरोही में स्थित 1722 मीटर ऊंचा, शेर शिखर सिरोही में स्थित 1597 मीटर ऊंचा, शेर राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव भी है। देलवाड़ा शिखर सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर ऊंचा है। अचलगढ़ शिखर सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंचा है। ऋषिकेश शिखर सिरोही में स्थित है और 1117 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार से हमने देखे आबू खंड के प्रमुख शिखर जो कहां स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। तो आबू खंड के कुछ और शिखर है जो जालोर जिले में भी स्थित है। कौन से जिले में? जालोर जिले में। हमने पहले भी बात की थी कि जालोर के अंदर अरावली को भाकर के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर भी कुछ शिखर होंगे ना। तो जालोर के शिखर हम देखने वाले हैं। जालोर में जो प्रमुख शिखर है उनमें पहला है मेरा पर्वत। मेरा पर्वत, अरे ये वैसे मेरा नहीं है, नाम है मेरा पर्वत। कहां पे है? जालोर में। कहां पे है? जालोर में। मेरा वैसे मेरा नहीं है, नाम है मेरा पर्वत। 869 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है।
869 मीटर ऊंचा एक शिखर जो जालोर में स्थित, नाम है उसका मेरा पर्वत, मेरा शिखर। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसराना, इसराना शिखर, इसराना भाकर। हमने देखा था ना, जालोर में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। हमने ये बातें पहले कर रखी हैं। तो इसराना भाकर कहां पे स्थित, जालोर में। जालोर में स्थित, ऊंचाई है 839 मीटर, 839 मीटर ऊंचा एक शिखर जो कहां पर स्थित है, जालोर में। ऊंचाई क्या नाम है, तो इसराना भाकर नाम है। उसके बाद एक शिखर आता है, पर्वत आता है, रोजा भाकर, रोजा भाकर। तो रोजा भाकर भी कहा, जालोर में स्थित है। कहां स्थित है, जालोर में स्थित है। ऊंचाई है इसकी 730 मीटर। तो 730 मीटर ऊंचा एक शिखर जो जालोर में स्थित है, नाम उसका क्या है, रोजा भाकर नाम है। फिर हम देखते हैं एक शिखर है जिसका नाम झामरोल, झामरोल भाकर भी लिख सकते हैं। कहां पे है, ये भी जालोर में है। कहां पे है, जालोर में। ऊंचाई कितनी है, तो 580 मीटर, 580 मीटर ऊंचा एक शिखर जो कहां है, जालोर में स्थित है। नाम इसका क्या है, झामरोल भाकर। तो इस प्रकार हमने आबू खंड के कुछ शिखर देखे जो कौन से जिले में स्थित है, जालोर जिले में स्थित है। नाम क्या क्या है, मेरा पर्वत ऊंचाई 869 मीटर, इसराना भाकर ऊंचाई 839 मीटर, रोजा भाकर ऊंचाई इसकी 730 मीटर है, जामरोल भाकर की ऊंचाई कितनी है, 580 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने जालोर के कुछ पर्वतों को देखा, सिरोही के कुछ पर्वतों को देखा जो आबू खंड की पहाड़ियों में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने देख लिए यहाँ के पर्वत, यहाँ के पठार, यहाँ के कुछ जो शिखर है वो देख लिए। अब देखते हैं यहाँ के कोई अन्य स्थल कौन कौन से हैं। तो दक्षिणी अरावली के कुछ अन्य स्थल जो आबू खंड में है, आबू खंड के अन्य स्थल, अन्य प्रमुख स्थल, अन्य प्रमुख स्थल यहाँ के देखने वाले हैं। और क्या क्या यहाँ की अलग विशेषताएं हैं वो भी हम देखने वाले हैं। और कौन कौन से स्थल है जहां आप कभी आबू खंड में जाओ तो वो देखने के लिए आप जाओ। तो उसमें पहला आता है दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, ऋषि का मंदिर जो कहां पे है, तो गुरु शिखर के ऊपर है, माउंट आबू में है। उसके बाद है अगस्त्य मुनि का मंदिर, अगस्त्य मुनि का मंदिर या आश्रम, मंदिर या आश्रम। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक मंदिर है जमदग्नि मंदिर, जमदग्नि ऋषि का मंदिर, जमदग्नि ऋषि का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। मंदिर कहें या आश्रम कहें, ऋषियों के क्या होते हैं, आश्रम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्म कुमारी का आश्रम भी है। एक साध्वी थी ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्म कुमारी का आश्रम भी कहाँ है, यहीं पर स्थित है, ब्रह्म कुमारी का आश्रम है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेवर टैंक भी है, ट्रेवर टैंक भी यहाँ पे स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक स्थित है पांडव भवन, कभी पांडव यहाँ आया करते थे, तो पांडव भवन भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक झील प्रसिद्ध है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कौन है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील जिसका नाम क्या है, नक्की झील। तो नक्की झील भी इसी आबू खंड की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ एक और ऋषि जी का मंदिर है, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। ये भी कहां पर है, तो ये भी आबू खंड की पहाड़ियों में गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित एक आश्रम है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे। इनकी जो कहानियां हैं वो आपको हिस्ट्री की क्लास में मिलेगी या आपको इनकी कल्चर के क्लास में इनकी कहानियां कुछ आपको मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जिन दर्रों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे हम देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं आपने ये लिख लिया होगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ के कुछ प्रमुख
दर्रे। दर्रा क्या होता है? तो दो पहाड़ियों के बीच का ऐसा क्षेत्र जहां से आवागमन संभव हो सकता है, जहां से कुछ नदियां निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो दर्रा कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ के प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे, तो प्रमुख दर्रे हम देखने वाले हैं। कौन कौन से दर्रे कहां कहां स्थित है, तो हम देखेंगे। एक दर्रा जिसका नाम पीपली दर्रा, पीपली दर्रा, पीपली दर्रा। पीपली के बाद एक दर्रा नाम है जिसका बोरांग दर्रा। क्या नाम है? बोरांग दर्रा। अरे दोनों कहां स्थित है? तो दोनों के दोनों सिरोही में स्थित है। कहां स्थित है? सिरोही में। सिरोही में स्थित कौन सा? पीपली दर्रा, बोरांग दर्रा। अब कुछ और दर्रे हैं। हाथी दर्रा। कैसा दर्रा? हाथी दर्रा, हाथी दर्रा। उसके बाद एक दर्रा है फुलवारी की नाल। कौन सी नाल है? फुलवारी की नाल। हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल दर्रा। फिर एक आता है केवड़ा की नाल। कौन सी नाल है? केवड़ा, केवड़ा की नाल। अरे केवड़ा क्या होता है? केवड़ा एक सुगंधित वनस्पति है। सुगंधित, सुगंधित वनस्पति है, जिससे क्या बनाया जाता है? सेंट बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। और आपने केवड़ा की अगरबत्तियां भी देखी होंगी। तो ये केवड़ा क्या है? एक वनस्पति है जिस जो कैसी है? सुगंधित वनस्पति। और इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक ये केवड़ा की वनस्पतियां पाई जाती है। ये जिला कौन सा है? तो उदयपुर जिला है। हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल दर्रा। एक दर्रा और आता है देबारी दर्रा। देबारी दर्रा ये भी उदयपुर में ही है। ये भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद एक आते हैं पगल्या की नाड़। पगल्या की नाड़, पगल्या की नाड़ ऐसे कहते हैं झीलवा की नाल। झीलवा की नाल ये भी कहां है? तो उदयपुर में है। उदयपुर में है। तो इस प्रकार से हमने ये देखे, जो दर्रे देखे, जो सिरोही के दर्रे हैं, कुछ उदयपुर के दर्रे हैं। इसके बाद कुछ और दर्रे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो कुछ और दर्रे भी देख लेते हैं। देखो हम अब सिरोही के दर्रे देख लिए, उदयपुर के दर्रे दर्रे देख लिए। कुछ दर्रे हैं जो पाली में स्थित है। कौन से जिले में है? पाली में। कौन कौन से हैं? एक तो है देसूरी की नाल। कौन सी नाल है? देसूरी की नाल दर्रा। ये कहाँ है? तो पाली में है। कहां पे है? पाली में है। एक दर्रा और जिसका नाम है सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर दर्रा। तो सोमेश्वर दर्रा भी कहां पे है? पाली में है। सोमेश्वर दर्रा कहाँ है? पाली में है। एक दर्रा और है स्वरूप घाट। स्वरूप घाट, ये स्वरूप घाट दर्रा भी कहां पे? तो पाली में है। तो इस प्रकार से ये पाली के कुछ दर्रे हमने देखे। अब हम देखने वाले हैं राजसमंद के कुछ दर्रे। राजसमंद के कुछ दर्रे जिसमें आता है एक तो राम शामली घाट का दर्रा। शामली घाट दर्रा, शामली घाट दर्रा। फिर आता है गोरम घाट दर्रा। गोरम घाट दर्रा राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दर्रा, जहां से ट्रेन चलती है। आप भी उस ट्रेन में बैठ करके यहाँ के झरनों का, यहाँ के जंगल, यहाँ के वन का आनंद ले सकते हैं। वो ट्रेन भी इतनी शानदार चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। आप उस ट्रेन की छत पर बैठ करके प्रकृति का नजारा ले सकते हैं। अच्छी ट्रेन है। कभी जाना गोरम घाट तो उस ट्रेन पे भी चढ़ना। राजसमंद जाओ तो उस ट्रेन का भी आनंद लेना, इस वादियों का आनंद लेना। ये जो गोरम घाट दर्रा है, उसके बाद दर्रा आता है जिसका नाम है हाथी गुफा का दर्रा। हाथी गुफा का दर्रा। हाथी गुफा दर्रा के बाद एक दर्रा जो प्रसिद्ध है, हल्दी घाटी का दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा, जहां कभी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। हम देखते हैं इसके ये जो दर्रे कहां पे है? राजसमंद में। राजसमंद में ये दर्रे हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दर्रों के बारे में बात की। जो दक्षिणी अरावली में प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से हैं? तो पिपली घाट दर्रा, बोरांग दर्रा, ये दोनों कहां पे है? तो सिरोही के अंदर है। हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल,
देबारी, पगलिया किनाल, जिलवा किनाल, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। हम उसके बाद में देखा कि देसूरी किनाल, सोमेश्वर दर्रा, कौन सा दर्रा है? सोमेश्वर दर्रा। स्वरूप घाट दर्रा, ये सभी कहाँ पे है? तो पाली के अंदर है। उसके बाद में हमने कुछ दर्रे देखे, शामली घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा, हाथी गुफा दर्रा, हाथी हल्दी घाटी दर्रा, ये कहाँ पे है? तो राजसमंद में है। इस प्रकार से हमारी यात्रा अरावली की पूरी होती है। अरावली की हमारी यात्रा पूरी होती है।